नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सल्तनत काल से जुड़े हुए जो शेष प्रश्न है उसके हल ढूंढेंगे। मुझे उम्मीद है इसे सुनकर आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि यह जो प्रश्न है वो कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न यह है कि नई फारसी काव्य शैली शब्द हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, अमीर खुसरो। अगला जो प्रश्न है वह है कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। तो इसके पीछे क्या रीज़न था? तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वह था मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण भारत पर लगातार होता आ रहा था, जिसे गुलाम वंश के शासक जितनी मजबूती के साथ उन्हें कंट्रोल करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण होते हैं और उसे वह सफलतापूर्वक दबा भी देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी की द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। कारण यह था कि सिकंदर महान की तरह ही अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व विजेता बनना चाहता था, और इसी उद्देश्य से उसने भी सिकंदर जैसी यानी सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बता दें कि वह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद वह सुल्तान बनता है। फिरोज शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक है वह ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ था। फिर पुनः फिरोज का राज्याभिषेक जो है दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ था। खलीफा द्वारा इसे कासिम मीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 ही कर रहने दिए थे, और उसमें आपका खराज जो लगान था, खुम्स यानी युद्ध के लूट में लूटा गया माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद जो टोपड़ा गांव है एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग जिसे दीवान खैरात कहा जाता है की स्थापना की। दीवान खैरात सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब लगभग 1,80,000 है ना दास जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान बंदगान के नाम से जाना जाता है। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था, है ना, वंशानुगत होते थे उन समय के सैन्य पद। इसने अपनी आत्मकथा
फतुहात फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं बीख भी कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि अद्धा और बीख नामक सिक्के को किसने चलवाया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक की मृत्यु लगभग 1388 ईस्वी में हो गई थी, है ना। फिरोज काल में ही निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है कि किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। दरअसल इस मस्जिद का जो निर्माण है वो 2.5 दिनों में ही किया गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। पहले यह मंदिर था, इसे आपका मस्जिद के रूप में बदला गया था। हम कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लें तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। दिल्ली का कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु जो है वो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप बताता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंगेज खां, है ना। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप बताता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर पर मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। दरअसल सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए उन पर गुलाम की छवि लगी हुई थी, जिसे शासक का जो स्वीकृति मिलना आवश्यक था। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 1229 ईस्वी के आसपास उन्हें बगदाद के खलीफा के द्वारा जो आपका इल्तुतमिश को वास्तविक शासक होने का वैधानिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दुआब के आर्थिक महत्व को समझा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि दिल्ली की राजगद्दी पर शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा क्रम आपका सही कालानुक्रम है ना।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह लोदी और उसके बाद इब्राहिम लोदी। ठीक है, यही इसका सही क्रम है लोदी वंश का। अगला जो प्रश्न है वह है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश का अंतिम जो शासक हुआ वह था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो हुए वह तुगलक वंश के अंतिम जो है वो शासक थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो बारी बारी से इसे देखते हैं और देखते हैं कि कौन इसमें सही होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना की, यह गलत है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, यह भी गलत है क्योंकि यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। फिर है महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, यह भी गलत है, वो फिरोज शाह तुगलक बैठे थे। और अगला प्रश्न है कि फिरोज तुगलक ने जाकर गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बंदगान स्थापित किया, यह सही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि कथन और कारण से संदर्भ में आपको इसको बताना है कि क्या एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं और वो उसकी व्याख्या करते हैं या नहीं। तो देखते हैं। तो कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गधारी नामक शिविर में रहा, तो यह सही है। तो किस वजह से रहा, तो उस समय दिल्ली एक प्रकार के जगह प्लेग से बर्बाद हो गए थे और उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। तो यह बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसके कथन को स्पष्ट भी कर रहा है, इसलिए सही इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंगेज खां, है ना। चंगेज खां के समय में, मतलब इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां ने आक्रमण किया था। दरअसल हुआ यह था कि ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन मंगवर्णी जो है वह चंगेज खां से बचते हुए भारत के बाउंड्री पर पहुंच गए थे और फिर वो भारत में प्रवेश करने के लिए इल्तुतमिश से सहायता मांग रहे थे। तो इस संदर्भ में आपका इल्तुतमिश ने चालाकी करते हुए उसने यह कहकर उसे वापस कर दिया कि यहाँ का मौसम आपके अनुकूल नहीं है, इस वजह से आपका वो वहाँ से भारत से वापस लौट जाता है और इस तरह से वह चंगेज खां से भारत को आक्रमण होने से वो बचा लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में कौन सा सही है, मतलब सही मिलान किया हुआ है। तो देखते हैं इसमें। तो इसका है दीवान बंदगान, तो सही है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह स्थापित किया गया था। दीवान मुस्तक खाराज, बलबन, दीवान कोढ़ी, अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अर्ज मोहम्मद। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवान बंदगान, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि सल्तनत काल में खवाजील का अर्थ क्या था, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को खवाजील कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में कई सारे नहरों का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न भी जो है वह आपको कथन कारण का स्पष्ट करना है। तो देखते हैं, भारत में प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। ये सही है। और इसका कारण बता रहा है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड में विभाजित कर दिया गया था। तो सही है। एक दूसरे का यह व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वह है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो बलबन की उपाधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिले इलाही, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव भी पाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश, है ना। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना, वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागौर, जोधपुर, ना। अतारकीन का जो दरवाज़ा है वह जोधपुर में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वह है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगानी यानी कि चालीसा दल का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इमामुद्दीन रेहान। इमामुद्दीन रेहान जो थे वो बलबन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। बलबन ने चालीसा दल को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। अगले प्रश्न की तरफ, राज्यकाल में लखनऊ की यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और उसका दमन हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन के शासनकाल में। बलबन के शासनकाल में जब आपका बंगाल में देखिएगा तुगरिल खां के नेतृत्व में जब विद्रोह होता है, जिससे ये बलबन जो है अपने स्वयं के नेतृत्व में उसे दबा देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि बलबन ने वित्त विभाग दीवान विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग जिसे दीवान अर्ज या आरिज कहा जाता है की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका देखते हैं। पहले बोल रहा है कि यह आंतरिक विद्रोह का दमन करना था और मंगोल आक्रमण को रोकना था। तो इसमें से आपका ये दोनों सही होगा, इसलिए उपयुक्त में से ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पाबोस यानी कि पाँव को छूना की परिपाटी चलाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन के द्वारा सिजदा और पाबोस जो है उसका परिपाटी अपने दरबार में चलवाए थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफरासियाब। अफरासियाब से अपने वंश को वो जोड़ते थे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फिर फालतू बात करने की इजाज़त देता था।
यह उक्ति किसके लिए कही गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन इतनी गंभीर मुद्रा में अपने दरबार में बैठते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी यानी किलोफोर के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी, तो बारी बारी से देखते हैं। तो कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, ये सही है। फिर है आपका दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, यह भी सही है। उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नौ मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती का बसाना, यह भी सही है। तो इस तरह से उपयुक्त में से सभी आंसर इसके सही होंगे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव पर रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में आक्रमण किया था, जिसका नेतृत्व जो अलाउद्दीन खिलजी खुद कर रहे थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? तो इसका सही उत्तर भी ऑप्शन बी होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अली गुरसास्प, है ना, अली गुरसास्प नाम था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक काफूर। मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी सारे विद्रोहों को दबाता है और उसका नेतृत्व करता है। अगला प्रश्न है मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। पहले देवगिरी पर, फिर वारंगल पर, फिर होयसल पर, फिर मदुरा पर आक्रमण किया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी और गुजरात के नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल भी करवा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवगिरी के शासक रामचंद्र को। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे प्रश्नों के हल इसमें ढूंढे हैं। नेक्स्ट भाग में भी और जो शेष प्रश्न होंगे उसका हम लोग हल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इसे सुनकर आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब अगले वीडियो जब हम बनाएंगे इसे सुनेंगे। धन्यवाद।